Dear students of class 8, today I am going to start your geography chapter number 6, sorry. And as you can see, the heading of the chapter is Asia, the largest continent. So, as you know, there are 7 continents in the world, of which Asia सबसे बड़ा continent है. देखो, एशिया सारा दुनिया का सबसे बड़ा continent है और इट्स द बिगेस्ट अमंग ऑल कॉन्टिनेंट्स. और अर्थ का जितना लैंड एरिया है उसका 1/3 1/3 अर्थ का जितना लैंड एरिया है उसका 1/3 इज एशिया. देखो, एशिया इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट रिवर वैली. एशिया के अंदर एशिया इज नोन फॉर इट्स ग्रेट रिवर वैली सिविलाइजेशंस. क्योंकि अगर प्राचीन काल में देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े सिविलाइजेशंस जैसे इंदस नदी के किनारे इंदस हड़प्पन सिविलाइजेशन, टाइग्रेस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, गंगा नदी के किनारे द आर्यन सिविलाइजेशन, चाइना का वैंग हो और यांगसे कियांग के किनारे द चाइनीज सिविलाइजेशन. इस तरह के पुराने ज़माने में बहुत सारे महान सिविलाइजेशंस एशिया में वेर एस्टैब्लिश्ड इन एशिया. इसलिए एशिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट. एशिया के जो रिवर वैली सिविलाइजेशंस है दे आर वेरी वेरी फेमस. अब एशिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम माने कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हमें एशिया में देखने को मिलता है. जैसे देखो, सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट ये एशिया में है. हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत प्लेट्यू ये एशिया में है. उसी तरह से देखो, सबसे ऊंचे पहाड़ और सबसे ऊंचे प्लेटू एक तरफ एशिया में है. उसी तरह देखो, दुनिया का सबसे लोएस्ट लैंड ये भी एशिया में ही मिलता है. देखो, दुनिया का सबसे ठंडा जगह और दुनिया के कुछ सबसे गर्म जगह ये एशिया में मिलेगा. दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश वाले एरिया और दुनिया के कुछ सबसे सूखे एरिया ये भी तुमको एशिया में मिलेगा. एशिया की कुछ जगह मिलेंगे विच आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है. उसी तरह से एशिया की ऐसे कुछ जगह भी मिलेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थिनली पॉपुलेटेड, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है. देखो, एशिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्योंकि जितने सारे दुनिया के प्राचीन एंशियंट सिविलाइजेशंस है उनमें 90% सिविलाइजेशंस एशिया में ही एस्टैब्लिश्ड हुए थे. जैसे देखो, इंदस वैली सिविलाइजेशन ये आज की इंडिया और पाकिस्तान में है. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो आज की इराक में है. यांगजे वैली जो आपकी चाइना में है. सो ऑल दिस एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशंस वेर एस्टैब्लिश्ड इन एशिया. इसके अलावा दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े रिलीजन्स है उनके सारा का सारा एशिया में ही दे वेर फाउंडेड और एस्टैब्लिश्ड इन एशिया. जैसे देखो, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम. इसके अलावा देखो, जैनिज़्म, सिखिज़्म और भी कई रिलीजन्स है जो जिनका उत्पत्ति जिनका एस्टैब्लिशमेंट एशिया में हुआ था. अब अगर हम बात करें एशिया की लोकेशन की, देखो एशिया, दिस इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. एशिया का नॉर्थ में ये जो जगह है दिस इज़ द आर्कटिक ओशन. एशिया की ईस्ट में आता है पैसिफिक ओशन. एशिया की साउथ में आता है इंडियन ओशन. और यहाँ पर देखो, दिस इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. और यहाँ पर तुमको थोड़ा सा एक ब्लू बॉडी, एक बहुत बड़ी सा लेक दिखाई देगा. इस लेक को कहा जाता है कैस्पियन सी. इस लेक के ऊपर जस्ट अबव दिस लेक हियर यू हैव द यूराल माउंटेन. क्या माउंटेन है? यूराल माउंटेन. तो ये यूराल माउंटेन और कैस्पियन सी ये एशिया और देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारे बुक में हालांकि है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ. देखो, यहाँ पर यू हैव द ब्लैक सी. तो ये ब्लैक सी, कैस्पियन सी और यूराल सी, ये जो 3 नेचुरल फीचर्स है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है. उसी तरह से देखो, एशिया की साउथ वेस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में यू हैव एशिया. तो यू हैव अफ्रीका. तो अफ्रीका और एशिया के बीच में हियर देयर इज़ द रेड सी. ये रेड सी है. और थोड़ा सा जो यहाँ पर लैंड है ये लैंड, देयर इज़ ए वेरी स्मॉल, दिस इज़ द रेड सी. ओके. और यहाँ पे बहुत छोटा सा लैंड कनेक्शन है. और ये लैंड कनेक्शन में आजकल लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक नहर खोद दिया. इस नहर का नाम है स्विस कनाल. तो ये रेड सी और स्विस कनाल एशिया को अफ्रीका से अलग करता है. तो एशिया की नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन.
ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, साउथ में है इंडियन ओशन। यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये तीनों एशिया को यूरोप से अलग करता है। और रेड सी और स्विस कनाल ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये मेडिटेरेनियन सी है और ये रेड सी है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा ज़मीन था, ये ज़मीन के अंदर से हमने स्विस कनाल, वी हैव डग द स्विस कनाल, एक नहर खोदा गया है स्विस कनाल। ये स्विस कनाल ने क्या किया, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि देखो पहले जब ये जुड़ा नहीं था, स्विस कनाल जो नहीं था, इसके वजह से कोई भी जहाज़ यूरोप से सीधा इंडिया और एशिया के ये सब हिस्से में आ नहीं पाता, तो उनको ये पूरा अफ्रीका से इतना दूर का सफ़र उनको घूम के आना पड़ता था। लेकिन जब यहाँ पर ये स्विस कनाल खोदा गया, तो अब यूरोप का कोई भी जहाज़ मेडिटेरेनियन सी में घुस के स्विस कनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए इंडिया और यूरोप की दूसरे जगह पहुँच सकते हैं। तो यूरोप और एशिया के बीच में जो समुंदरी मार्ग है, सी वे जो है, उसका दूरी आजकल काफ़ी घट गया है। अब देखो अगर हम एशिया की एक्सटेंट की बात करें, तो एशिया 10 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में लोकेटेड है और 24 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट से लेकर 169 डिग्री 40 मिनट्स वेस्ट तक एशिया लोकेटेड है। तो देखो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, देयर आर 77 लैटिट्यूड्स दैट पास थ्रू एशिया एंड देयर आर 195 लॉन्गिट्यूड्स दैट पास थ्रू एशिया। अब चूंकि एशिया इतना चौड़ा कॉन्टिनेंट है, बिकॉज एशिया इतने चौड़ा, इट्स सच ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, इसके वजह से देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइमेट्स, अलग अलग तरह का क्लाइमेट यहाँ पे दिखाई देता है। देखो एशिया का जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट इक्वेटर के करीब है, इसीलिए एशिया का लोअर पार्ट इज़ वेरी हॉट। एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आर्कटिक सर्कल के ऊपर है, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और बीच वाला जो एशिया की एरिया है, ये टेम्परेट रीजन, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है। सो बिकॉज एशिया इज़ सच अ बिग कॉन्टिनेंट, इसलिए वी कैन फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इन एशिया। अब देखो अगर ये एशिया का पॉलिटिकल मैप हो गया, अगर हम एशिया की पॉलिटिकल मैप देखें तो हम देखेंगे कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े बड़े देश, जैसे रशिया, देखो ये हो गया रशिया, चीन, इंडिया, ये एशिया में है। और उसी तरह कुछ एशिया के देश है जो बहुत छोटे, इतने छोटे हैं कि मैप में भी दिखाना मुश्किल है, जैसे यहाँ पर बहरेन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मालदीव्स है, यहाँ पर बहरेन है, ओवर हियर बहरेन है। तो इस तरह का कुछ बड़े छोटे छोटे देश है, जैसे यहाँ पर सिंगापुर है, फिर यहाँ पर लेबनान है, ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में आते हैं। तो एक तरफ एशिया की दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों में, जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, वो भी एशिया में आते हैं, और दुनिया के सबसे छोटे देशों में भी कुछ देश एशिया में आता है। अब देखो एशिया के जो देश है, इनको हम एशिया को हम कुछ रीजन्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मतलब यहाँ के जो कंट्रीज़ हैं, ये ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं? देखो ये सारे जो कंट्रीज़ है, ये यहाँ पे जितने कंट्रीज़ है, दीज आर ईस्ट एशियन कंट्रीज़। इसमें आता है रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसका कैपिटल है प्योंगयांग। उसके बाद अच्छा सॉरी, यहाँ पर पूरा एक तो लिस्ट दिया हुआ है, तो ये लिस्ट तुम लोग देख लेना, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द लिस्ट नाउ। सी यहाँ पर बहुत सारे नामों में टिक मार्क दिया गया है। जो कंट्रीज़ के नाम में टिक मार्क दिया गया है उनका कैपिटल तुम्हें रटना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता हूँ। जो भी कंट्रीज़ टिक मार्क करके दिया गया है उनका कैपिटल तुम्हें रटना पड़ेगा, उनका कैपिटल का नाम तुम्हें रटना पड़ेगा। ओके, ये सब भी रटना, ये सब भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। ओके नाउ सी, तो ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर आता है जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, हांगकांग एंड मकाओ, ताइवान, मंगोलिया, दीज आर द ईस्ट एशियन कंट्रीज। यहाँ के जो कंट्रीज है, दीज आर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनको कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यहाँ पर आते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज। दीज आर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आते हैं म्यांमार, म्यांमार मतलब ये वाला देखो भारत के बगल में,
उसके बाद मलेशिया, दिस इज मलेशिया। उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड यहाँ पर है, ओके, थाईलैंड। उसके बाद सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, ईस्ट टाइमोर और फिलीपींस और ब्रुनाई। ये देखो, ये फिलीपींस है। सो ये हो गया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसके बाद आता है साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्री मतलब भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है, दे आर साउथ एशियन कंट्रीज। इसमें आता है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स। उसके बाद देखो, ये जो यहाँ के जो देश है, दे आर साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे देश आता है, यमन, ओमान, बहरीन, यूएई, कुवैत, इराक, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान, कतार, जॉर्जिया, अजरबैजान एंड आर्मेनिया। और यहाँ पर जो देश आते हैं, दिस रीजन, दीज आर कॉल्ड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? देखो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आता है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 कंट्रीज है, ये 1989 तक ये कंट्रीज रशिया के ही हिस्से हुआ करते थे, लेकिन 1989 के बाद ये रशिया से अलग हो गए एंड दे फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है, देखो अब हम लोग आएंगे एशिया की फिजियोग्राफी, मतलब एशिया का लैंड फॉर्म्स। अगर हम एशिया की लैंड फॉर्म की तरफ देखें तो एशिया का जो लैंड एरिया है, लैंड फॉर्म के आधार पे, अकॉर्डिंग टू लैंड फॉर्म, वी कैन डिवाइड एशिया इनटू 5 पार्ट्स: सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्दर्न लोलैंड्स, प्लेट्यूज, रिवर बेसिन्स एंड आइलैंड्स। सबसे पहले हम लोग आएंगे सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, तो देखो व्हाट आर, ये जो एशिया का रीजन है, दिस रीजन, ओके, देयर इज अ मैप, आई विल शो यू। देखो, ये जो एशिया का रीजन है, आई विल जस्ट मार्क इट आउट फॉर यू, ओके, सॉरी। ये जो एशिया का रीजन है, ये जो एशिया का बीच वाला रीजन है, ये पहाड़ों से भरा हुआ है। ये एशिया का जो रीजन है, दीज आर कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, ये सेंट्रल हाईलैंड्स जो है, ये एक ऐसा रीजन है जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला, दैट इज माउंटेन चेन्स एंड प्लेट्यूज से ये रीजन भरा हुआ है। सी, जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ पर यू हैव ए प्लेस विच इज कॉल्ड द पामीर नॉट। नॉट का मतलब होता है पहाड़ के बीच में एक ऐसा जगह जिस जगह से ढेर सारे पहाड़ों का उत्पत्ति होती है। तो नॉर्थ इंडिया का बिल्कुल नॉर्थ में एक जगह है पामीर नॉट। यहाँ से देखो हिमालय और कई सारे पहाड़ यहाँ से उत्पत्ति होते हैं। कौन कौन से पहाड़ यहाँ से उत्पत्ति होती है? देखो, सबसे पहले इंडिया के अंदर वो है काराकोरम और हिमालय। ठीक है, उसके बाद आता है हिंदू कुश रेंज। ये हिंदू कुश रेंज पामीर नॉट से इस तरफ जाता है, हिंदू कुश रेंज। ओके, उसके बाद आता है कुनलुन एंड तिएन शान। कुनलुन एंड तिएन शान जो है, यहां पर है कुनलुन और ये है तिएन शान। ओके, आफ्टर दैट, तो देखो यहां पर कई सारे ऐसे प्लेट्यू है जो प्लेट्यू के चारों तरफ पर्वत से घिरे हुए हैं। तो जो प्लेट्यूज पर्वत से घिरे हुए होते हैं उनको कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यूज, मतलब पहाड़ों के बीच में जो प्लेट्यू है उनको इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहा जाता है। सो इन द सेंट्रल माउंटेनस रीजन देयर आर मेनी इंटर माउंटेन प्लेट्यूज, जिनमें सबसे बड़ा है टिबेट प्लेट्यू। ये दुनिया का भी सबसे बड़ा और ऊंचा प्लेट्यू है, इसीलिए टिबेट प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये जो टिबेट प्लेट्यू है, देखो, लेट अस गो बैक टू द मैप। ये जो एरिया है, दिस इज टिबेट प्लेट्यू। ये जो पर्पल एरिया है ना, ये पर्पल एरिया में, एक मिनट, इसको थोड़ा येलो कलर को मिटा देता हूँ। लेट मी सी, ओके, लेट मी सी इफ यू हैव अ पर्पल कलर, जस्ट 1 मिनट। ओके, डीप पर्पल वी हैव, तो चलो, अच्छा, ये जो पर्पल कलर देख रहे हो, दिस पर्पल कलर, दिस इज टिबेट प्लेट्यू। टिबेट प्लेट्यू के साउथ में, टिबेट प्लेट्यू के साउथ में हिमालय है और टिबेट प्लेट्यू का नॉर्थ में कुनलुन है। तो कुनलुन और हिमालय के बीच में जो प्लेट्यू आता है, ये टिबेट प्लेट्यू है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेट्यू है, इसीलिए इसे
रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलता है एनाटोलिया प्लेट्यू। ये जो एनाटोलिया प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू आता है ईरान में, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये जो रीजन है, ये रीजन का जो नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया एक बहुत बड़ी सॉरी देखो, ये जो नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन है, ये नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर एक रेगिस्तान है। दिस इज ए कोल्ड डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट मंगोलिया का कंट्री में आता है। इस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। इट इज कॉल्ड गोबी डेजर्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नॉर्दर्न लोलैंड्स। देखो, ये जो एरिया है एशिया का, ये जो एरिया है, ये बिल्कुल एक प्लेन रीजन है। एशिया की नॉर्थ में ये जो एरिया है, दिस इज अ प्लेन रीजन। दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स। देखो, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो सेंट्रल माउंटेनस रीजन की नॉर्थ में आता है। ये जो एरिया है, इसका दो पार्ट है। इसका नॉर्दर्न पार्ट, मतलब इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है साइबेरियन प्लेन। ये साइबेरियन प्लेन के अंदर से होते हुए कई सारे बड़े नदियां बहते हैं, जैसे ओब, येनिसेई, लेना एटसेट्रा। ये सारे नदियां दक्षिण की जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है और ये नॉर्थ में जाकर आर्कटिक ओशन में ये नदियां खत्म होते हैं। ओके, नाउ सी, अब ये जो रीजन है, देखो, ये येनिसेई नदी यहाँ पर है और ये यूराल माउंटेन है। मैं इस बार एक बार इसको मिटा देता हूँ। देखो, ये है यूराल माउंटेन और ये है येनिसेई रिवर। ये यूराल माउंटेन और येनिसेई रिवर के बीच का जो एरिया है, ये एरिया जो है, ये एकदम प्लेन है, ठीक है। जब समर सीजन होती है तो क्या होता है, देखो, यहाँ के जो नदियाँ है, हम जितने नॉर्थ में जाएंगे उतना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाता है। जब गर्मी आता है तो ये नदियों का उत्पत्ति जहाँ से होता है, जिन पहाड़ों से होता है, यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, तो यहाँ का बर्फ़ पिघलने लगता है। तो बर्फ़ पिघलने के बाद इन नदियों से ढेर सारा पानी इन नदियों से बहकर नॉर्थ की तरफ आता रहता है। येनिसेई, लेना, ओब, ये सारे नदियों से ढेर सारा पानी नॉर्थ की तरफ आता रहता है। लेकिन ये नॉर्थ का जो एरिया है, ये इतना ठंडा रहता है कि ये नदी का जो माउथ है, मतलब जहाँ पर ये नदियाँ समुंदर में जाके गिरता है, यहाँ पर नदिया का जो माउथ है, ये बर्फ़ से ढका रहता है। तो ये ज़्यादा जो पानी आता है, ये बर्फ़ के वजह से ये और आगे समुंदर में गिर नहीं पाता। ये बर्फ़ क्या करता है, एक दरवाज़ा जैसा, एक बांध जैसा पानी को रोक लेता है। तब क्या होता है, ये पानी, ये जो बढ़ती पानी है, ये जो ज़्यादा पानी है, ये नदी से निकल आता है और ये आसपास फैल जाता है। इसके वजह से ये नदियों की आसपास का जो इलाका है, ये साल का एक काफ़ी लंबे समय यहाँ पर एक भयंकर दलदल, मतलब स्वैम्प, मार्शी लैंड यहाँ पर बना रहता है। अब देखो, साउथ, ये जो साइबेरियन रीजन है, मैं इनको सब थोड़ा मिटा देता हूँ। अभी मैंने कहा था, देखो, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, दिस इज़ द साइबेरियन प्लेन, ठीक है। ये साइबेरियन प्लेन का जो नीचे वाला एरिया है, वो नीचे वाले एरिया को कहा जाता है द लो लैंड्स, द लो प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। क्या बोला जाता है, उसका नीचे वाले एरिया को कहा जाता है द लो लैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। यहाँ पर देखो, यहाँ के जो नदियाँ है, इस जो लो प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया है, यहाँ के जो, यहाँ पर तुम अगर मैप देखोगे तो तुमको दो बड़े बड़े लेक्स दिखाई देगा। एक लेक का नाम है कैस्पियन सी, दूसरे लेक का नाम है एरल सी। और ये कैस्पियन सी और एरल सी का जो आसपास का इलाका है, मतलब ये जो इलाका है, ये बड़ा नीचा एरिया है। इट्स अ वेरी लो रीजन, मतलब इसका जो हाइट है वो सी लेवल से भी नीचे है। इसीलिए इन नदियों, इन लेक्स के आसपास में जो नदियाँ बहते हैं, वो नदियाँ समुंदर तक पहुँच नहीं पाते,
वो ऊंची पहाड़ों से ये लोलैंड में आ जाते हैं और इन लेक्स तक ही ये बहते हैं। देखो, जो नदियाँ समुंदर तक पहुंच नहीं पाते उन नदियों को इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है। तो ये जो लोलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया है, यहाँ के ज़्यादातर नदियाँ समुंदर तक नहीं पहुँच पाते, वह या तो कैस्पियन सी में जाके मिलते हैं या फिर ये जो एरल सी है वो एरल सी में जाके मिलते हैं। तो दो ऐसे सबसे बड़े नदियाँ इस इलाके की जो एरल सी में जाके मिलते हैं, एक का नाम है आमू दारिया और एक का नाम है सिर दारिया। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स। देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आमू दारिया और सिर दारिया। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द लो प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं एशिया की प्लेट्यूज में। एशिया के जो प्लेट्यूज है उनमें ज़्यादातर एशिया के प्लेट्यूज काफ़ी पुराने हैं। काफ़ी पुराने मतलब ये प्लेट्यूज काफ़ी साल, लाखों साल पहले ये प्लेट्यूज बने थे। तो ये जो एशिया के पुराने प्लेट्यूज है, इनमें 3 प्लेट्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें 3 प्लेट्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट मी मार्क देम आउट फॉर यू। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यू इज ये वाला प्लेट्यू। 1 मिनट। जो 3 एशिया के पुराने प्लेट्यू है उनमें सबसे पहला प्लेट्यू है अरेबियन प्लेट्यू। ये हो गया अरेबियन प्लेट्यू। दूसरा पुराना जो प्लेट्यू है वो प्लेट्यू है इंडिया का यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू। और तीसरा जो एशिया की पुरानी प्लेट्यू है उस प्लेट्यू का नाम वो चाइना में आता है और उस प्लेट्यू का नाम है, लेट मी सी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम जस्ट। उस प्लेट्यू का नाम है यूनान गुइज़ाओ प्लेट्यू। ये चाइना में आता है। ये यहाँ पर है यूनान गुइज़ाओ प्लेट्यू। ये 3 एशिया की सबसे पुराने और ओल्ड प्लेट्यूज है। देखो, द अरेबियन प्लेट्यू जो है वो अपनी पश्चिम की साइड में थोड़ा ऊंचा है। मतलब ये वाला जो अरेबियन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न साइड, ये रेड सी है। देखो, दिस इज़ द रेड सी। अफ्रीका और एशिया के बीच में ये रेड सी है। तो अरेबियन प्लेट्यू का जो पश्चिम का हिस्सा है, अरेबियन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न हिस्सा है, ये ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, और इसके ईस्टर्न मतलब रेड सी का बगल में जो अरेबियन प्लेट्यू का हिस्सा है वो ज़्यादा ऊंचा है और इसका जो ईस्टर्न साइड है वो तुलना में थोड़ा लो है। इट इज लोअर। ठीक है, इसके बाद देखो, और ये देखो, ये अरेबियन प्लेट्यू का वेस्टर्न साइड में रेड सी है और देखो अरेबियन प्लेट्यू का ईस्टर्न साइड में ये हो गया पर्शियन गल्फ। तो अरेबियन सी वेस्टर्न साइड, अरेबियन प्लेट्यू वेस्टर्न साइड में ज़्यादा ऊंचा है और इसकी ढलान ईस्टर्न साइड की तरफ अर्थात पर्शियन गल्फ की तरफ ये धीरे धीरे लो हो जाता है। इसके बाद देखो द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है। ये डेक्कन प्लेट्यू भी अपनी वेस्टर्न साइड में, मतलब डेक्कन प्लेट्यू जो है वो भी, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो भी अपना जो वेस्टर्न साइड है, मतलब ये अरेबियन सी है, तो डेक्कन प्लेट्यू जो है, ये डेक्कन प्लेट्यू भी अपना वेस्टर्न साइड में ज़्यादा ऊंचा है और इस तरफ मतलब बे ऑफ बंगाल का साइड में ये धीरे धीरे ये कम नीचा है, ये कम ऊंचा है। तो इसका भी जो ढलान है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ है। ओके, अब आता है देखो द यूनान गुइज़ो प्लेट्यू। ये यूनान गुइज़ो प्लेट्यू साउथ चाइना में आता है। साउथ चाइना के अलावा ये यूनान गुइज़ाओ प्लेट्यू जो है ये साउथ चाइना के अलावा थाईलैंड, मलेशिया, ये सब जगह का भी हिस्से को थोड़ा थोड़ा कवर करता है। ठीक है, थाईलैंड, साउथ चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इन कंट्रीज़ को भी ये प्लेट्यू कवर करता है। ये सारे प्लेट्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे प्लेट्यूज से ढेर सारे मिनरल रिसोर्सेज, आयरन ओर, कोल और भी कई सारे मिनरल रिसोर्सेज ये प्लेट्यूज से प्राप्त होते हैं। तो एक काम करते हैं, ये वीडियो इतना तक रहने दो। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।